इस कलयुग में माँ बाप के रहते यह 5 गलतियाँ मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जब इंसान के पास उसके अपने होते हैं तो उसे उनकी कद्र नहीं होती, और जब वह अपने से दूर चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। माँ बाप यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक एहसास है, एक छाँव है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। मगर इस कलयुग में जैसे जैसे दुनिया तेज दौड़ रही है, वैसे वैसे हम अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आज जो हमारे पास है, अगर उनकी कद्र नहीं की तो कल सिर पटकते रह जाएंगे। अगर आपके माँ बाप अभी आपके साथ हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। यह 5 बातें अगर आज समझ ली तो जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा, वरना जिस दिन एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गीता और पुराणों में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, 80 वर्षीय राम नारायण जी घर में अकेले थे, भूख से व्याकुल। हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, लेकिन रसोई में पकाने के लिए सामान भी तो चाहिए। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अतः उन्होंने अपने इकलौते पुत्र राहुल को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसे हो? घर कब लौट रहे हो? तुमने कहा था कि 4-5 दिनों में आ जाओगे, लेकिन अब तो पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। इंसान कहीं जाता है तो कुछ दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी आने का कोई विचार नहीं है। इस रविवार को प्रीति की छोटी बहन की सगाई है, तो हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। यह सुनकर राम नारायण जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिनों तक मैं यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर में था वो भी समाप्त हो चुका है। सुबह से कुछ नहीं खाया और पैसे भी नहीं हैं जिससे कुछ खरीद सकूं। अब तो भूख असहनीय हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्राण ही निकल जाएंगे। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। रोहित बोला, कमाल करते हैं पिताजी, इतने जल्दी राशन कैसे खत्म कर दिया? आपकी बहू तो आपके लिए काफ़ी सामान रख कर गई थी। राम नारायण जी आश्चर्यचकित होकर बोले, नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन था जो अब खत्म हो चुका है। रोहित ने लापरवाही से कहा, अब जो भी हो, मेरा आना अभी संभव नहीं है। सगाई के लिए शॉपिंग करनी है, पार्टी की तैयारियां भी देखनी है। प्रीति का भाई विदेश में है, जो पापा जी के साथ मिलकर सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। अभी आप किराने वाले से उधार ले लीजिए, जब आऊँगा तो हिसाब कर दूंगा। राम नारायण जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी फ़ोन में किसी की आवाज़ आई, रोहित कहाँ रह गए तुम? रोहित बोला, हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है, फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन कट गया। जो शब्द सुनने को मिले उन पर राम नारायण जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे, जब यही बेटा छोटा था और घर में भोजन की कमी होती थी तो हम खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन इसे कभी भूखा नहीं रखा। आज वही बेटा कुछ दिनों का राशन देकर मुझे अकेला छोड़ गया और वहाँ अपने ससुराल की सेवा में व्यस्त है। कैसे बदल जाती है संतान की, माता पिता का दुख भी उन्हें दिखाई नहीं देता। यही सोचकर राम नारायण जी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख असहनीय हो चुकी थी। आखिरकार वे पास की राशन की दुकान पर गए और संकोचवश कुछ सामान उधार मांगा, परंतु दुकानदार ने स्पष्ट मना कर दिया। दुखी मन से वे घर लौट आए। अब क्या करें, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे एक विचार आया और वे शीघ्र ही घर को ताला लगाकर पास के मंदिर चले गए। वहां देखा कि प्रसाद वितरण हो रहा है। उन्होंने श्रद्धा से एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर प्रांगण में बैठकर भोजन कर लिया। भूख शांत हुई तो वे बैठकर प्रभु का स्मरण करने लगे
और विचार करने लगे, आखिर इस प्रकार कब तक जीवापन होगा। बेटा अभी आने में 1 सप्ताह और लगाएगा। थोड़ी देर बाद जब वे मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 वर्षीय 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद खरीद लीजिए, बहुत मीठे हैं। बच्चों को देखकर रामनारायण जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने पूछा, बेटा ये अमरूद कहाँ से लाते हो? बच्चों ने जवाब दिया, अंकल मंदिर के पीछे एक बड़ा बाग है, वहाँ के मालिक हमें उनके अमरूद बेचने के बदले कुछ पैसे देते हैं। यह सुनकर रामनारायण जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वे अपने घर लौट आए, लेकिन सोचने लगे, अगर छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं वृद्ध अवश्य हूँ, लेकिन बीमार तो नहीं। अगले दिन वे भी मंदिर के पीछे वाले बाग में गए और कुछ समय में मंदिर के बाहर बैठकर फल बेचने लगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन भर के खाने का खर्च निकल ही आता था। लोग कहीं उनके बेटे को गलत न समझें, यह सोचकर उन्होंने अपना चेहरा एक साफे से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। आज जब वे फल बेच रहे थे तो देखा कि मौसम बिगड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी पहले ही आई थी कि आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन फिर भी रामनारायण जी फल बेचने के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद से कि कुछ बिक जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। ऐसे खराब मौसम में एक बुजुर्ग को बैठे देखकर एक समाचार संवाददाता वहां पहुंच गया। उसकी वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया और कहा, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। आंधी तूफान में भी यह वृद्ध अपने रोजगार के लिए बाहर बैठा है। तभी तूफान और भी तेज हो गया और रामनारायण जी का साफा, जिससे उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, हवा में उड़ गया। घबराकर उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। बाहर का तूफान तो कुछ देर में शांत हो गया, लेकिन उनके भीतर उठे आंसुओं के तूफान को थमने का नाम नहीं मिला। बुढ़ापे में पत्नी के चले जाने के बाद उनकी ऐसी दुर्दशा होगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। रामनारायण जी और सुमित्रा जी के 2 संतान थे, बेटा रोहित और बेटी अनीता। छोटा होने के कारण रोहित को बड़े लाड प्यार से पाला गया। माता पिता ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी। वह पढ़ाई में भी मेधावी था, इसलिए रामनारायण जी ने उसे उन्नत शिक्षा के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में भेज दिया। दूसरी ओर बेटी का उचित विवाह देखकर उसका गृहस्थ जीवन आरंभ करवा दिया। रोहित और प्रीति की प्रेम कहानी वहीं कॉलेज में रोहित की मुलाकात प्रीति से हुई। रोहित आकर्षक व्यक्तित्व का था और प्रीति को पहले ही नज़र में भा गया। धीरे धीरे दोनों की मित्रता प्रांगण होती गई। कॉलेज पूर्ण होने के बाद रोहित को एक शानदार नौकरी मिल गई। घर में इस बीच सुमित्रा जी की तबीयत लगातार खराब होने लगी। रामनारायण जी ने सोचा कि घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बहू ले आए। उन्होंने रोहित के लिए एक उपयुक्त रिश्ता देखना शुरू किया। तब रोहित ने बताया कि वह प्रीति से प्रेम करता है। यह सुनकर रामनारायण जी प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में पता चला कि प्रीति बहुत बड़े और समृद्धि परिवार से है। रामनारायण जी और सुमित्रा जी सोच में पड़ गए। धनी परिवार की पुत्री हमारी सादगीपूर्ण जीवन शैली में कैसे समायोजित करेगी? परंतु रोहित और प्रीति ने अपने जीवन को एक करने का निर्णय कर लिया था। प्रीति के पिता अपनी पुत्री की हर इच्छा को पूरा करते थे। रोहित के अनुरोध के कारण माता पिता को भी इस संबंध के लिए सहमति देनी पड़ी। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद पहला महीना दोनों घूमने फिरने और शॉपिंग में व्यस्त रहे। फिर प्रीति अब कभी सहेली के साथ बाहर जाने लगी तो कभी घर बुलाकर मनोरंजन में लिप्त रहने लगी। धार्मिक प्रवृत्ति वाली सुमित्रा जी को यह सब अनुचित प्रतीत हुआ। एक दिन उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रीति से कहा, बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता। इतना सुनते ही प्रीति क्रोधित हो गई। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और अपने पति से स्पष्ट कह दिया, मेरी जिंदगी में किसी की भी दखल अंदाजी मुझे स्वीकार नहीं।
रोहित ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वे प्रीति को कुछ भी कहने से बचें। यह देखकर सुमित्रा जी और राम नारायण जी चकित रह गए। समय के साथ सुमित्रा जी की सेहत और बिगड़ती चली गई। अतः एक दिन वे प्रभु का स्मरण करते हुए इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद राम नारायण जी का संसार सूना हो गया। उनकी बेटी अनीता कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाती, जिससे उनका अकेलापन कुछ कम हो जाता। परंतु प्रीति को अपनी ननद का घर आना पसंद नहीं था। उसे यह सब सहन नहीं होता था। प्रीति का प्रचंड समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। लगभग 2 वर्ष बाद प्रीति और रोहित के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ तो उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इस विशेष अवसर से 2 दिन पूर्व ही प्रीति के मायके वाले वहां आ गए। इसी आयोजन में रोहित की बहन अनीता भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हुई। प्रीति ने अपनी माता के साथ मिलकर एक प्रसंग रचा। उत्सव के अगले दिन जब अनीता अपने घर लौटने को तैयार हुई, तभी अचानक प्रीति ने शोर मचा दिया, मेरी माता का कीमती कंगन कहीं खो गया है। पहले तो वह दिखावे के लिए इधर उधर खोजती रही, फिर अचानक उसने सबके सामने अनीता के बैग की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब कपड़ों के बीच से कंगन निकला तो उसने घर से कोहराम मचा दिया। देखो रोहित, तुम्हारी बहन ने कैसी हरकत की है। शायद इतने महंगे गहने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे। अगर चाहिए था तो मांग लेती, पर इस तरह चोरी करना, छी छी छी। रोहित ने भी अपनी पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया। यह देखकर अनीता स्तब्ध रह गई। आंखों से आंसू बहाते हुए वह अपने ससुराल लौट गई और फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखा। जाते जाते उसने केवल इतना कहा, प्रीति, भगवान से डरना। जिस झूठे आरोप से तुमने मुझे कलंकित किया है वह एक दिन तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। लेकिन यह शब्द सुनकर भी प्रीति ने अपने हृदय को कठोर बनाए रखा। बेटी के अपमान का सदमा, बेटी पर लगे इस अपमानजनक आरोप का आघात राम नारायण जी सहन नहीं कर पाए। उनकी बेटी ने इस घर में आना छोड़ दिया और केवल कभी कभी फोन पर पिता का हाल चाल जान लिया करती थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे राम नारायण जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। एक दिन प्रीति के माता पिता का फोन आया, बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ता तय हो रहा है। हमें सब कुछ उचित लग रहा है, लेकिन तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन साथ रह लेना। जब प्रीति ने यह बात रोहित से कही तो उसने चिंतित होकर कहा, अगर हम वहां चले जाएंगे तो पिताजी यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। यह सुनते ही प्रीति झुंझुला उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी? रोहित बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन देखो, काम करने वाली बाई भी 1 महीने के लिए अपने गांव गई है, तो पीछे पिताजी के लिए भोजन कौन बनाएगा? प्रीति ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा, आज तो तुम्हारे मन में अपने पिता के लिए बड़ा स्नेह उमड़ रहा है। मेरी कोई चिंता नहीं होती, वैसे भी उन्हें खाना बनाना आता ही है, रोहित ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उनकी सेहत भी तो ठीक नहीं रहती। प्रीति ठहाका लगाकर बोली, अरे तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया? जब सुबह शाम सैर पर जा सकते हैं तो अपने लिए 2 रोटियां क्यों नहीं बना सकते? मैं उनके लिए घर में सारा राशन रख जाऊंगी। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या? फिर वो दफ्तर जाने के लिए निकलने लगा। तभी प्रीति ने पीछे से आवाज़ दी, सुनो, अपने मायके के लिए कोई अच्छा सा उपहार लेते आना। मम्मी पापा हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी कुछ बेहतरीन देना चाहिए। रोहित ने सिर हिलाया और दफ्तर के लिए रवाना हो गया। शाम को राम नारायण जी का एक पुराना मित्र उनसे भेंट करने आया। उसी समय उनका पोता भागते हुए आया और मासूमियत से बोला,
दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब मज़े करेंगे, लेकिन आपको नहीं ले जाएंगे। पोते के मासूम शब्द सुनकर राम नारायण जी के हृदय में अजीब सी पीड़ा उठी। उनके मित्र ने पूछा, क्या सोच में पड़ गए राम नारायण? राम नारायण जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, यह तो बस मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे बिना बताए जाएंगे? और वैसे भी जब इतने दिन अकेले काट लिए हैं तो आगे भी काट लूँगा। कम से कम अपने लिए तो 2 रोटियां बना ही लूँगा। कहते कहते उनका स्वर भावुक हो गया। कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात मित्र विदा हो गया, लेकिन पोते के शब्द उनके मन में गूंजते ही रहे। अगले दिन जब वे सुबह की सैर से लौट तो आंगन में बैठकर अपने पुत्र के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही प्रीति बाहर आई, राम नारायण जी ने पूछा, अरे बहू, रोहित तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या दफ्तर नहीं जाएगा? प्रीति ने भौवे चढ़ाकर कहा, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में पूछ रहे हैं? जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो एक पल भी चैन नहीं है, कभी तो उन्हें भी आराम से रहने दो। बहू की कटु बातें सुनकर राम नारायण जी चुप हो गए। उसी समय रोहित तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे प्रीति, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ, कहकर प्रीति रसोई में चली गई। राम नारायण जी अपने बेटे के पास गए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर हाँ तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। रोहित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी कर रहने दी है जो हाथ फैलाने की नौबत आ रही है? आपकी हर ज़रूरत तो हम पूरी करते हैं। वैसे भी मेरी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं प्रीति के हाथ में ही सौंप देता हूँ। जब घर वही संभाल रही है तो धन भी उसी के पास होना चाहिए। फिर भी यदि आपको कुछ चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। यह सुनकर राम नारायण जी चुप हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? बस इतना कहना था कि प्रीति तुरंत रसोई से बाहर निकल आई और व्यंग्यत स्वर में बोली, लीजिए, अभी हमारा कोई कार्यक्रम बना भी नहीं कि आपके पिताजी को जासूसी करने की सूझ गई। मैंने न कहा था कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में हमारी तो कोई निजता ही नहीं रही। रोहित भी बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर राम नारायण जी का मन दुख से भर गया। वे भारी मन से बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना विश्वास नहीं? और वैसे भी यह बात तो मुझे घोलू ने बताई थी कि वह नानी के घर जा रहा है। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था, ताकि यदि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो तो मेरे पास भी कुछ हो। रोहित बात बदलते हुए बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बता दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए प्रीति के मायके जा रहे हैं। उनके मम्मी पापा ने बुलाया है। यह सुनते ही राम नारायण जी बोले, बेटा, 1-2 दिन की बात होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 5 दिन में यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? प्रीति क्रोधित होकर बोली, बस हमने कहीं जाने की बात क्या की कि आपके पिताजी शुरू हो गए। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या सारी उम्र आपकी सेवा में ही बिता दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है, या फिर हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। यह कहकर प्रीति पैर पटकते हुए रसोई में चली गई और रोहित भी अपनी नौकरी पर निकल गया। अगले दिन नाश्ता समाप्त करने के बाद प्रीति ने हमेशा की तरह राम नारायण जी से घर की सफाई करवाई, फिर सब्जी काटने को दे दी और स्वयं शॉपिंग के लिए बाजार चली गई। जब जाने का दिन आया तो प्रीति राम नारायण जी के पास आई और बोली,
पिताजी ये लीजिए कुछ पैसे, अपने पास रखिए। यह देखकर रामनारायण जी को मन ही मन प्रसन्नता हुई कि चलो बहू को मेरी इतनी चिंता तो है। उन्होंने चौपचारिकता से कहा, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे की क्या आवश्यकता। प्रीति चिढ़कर बोली, अरे यह पैसे आपको घूमने फिरने या फालतू खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना भी राशन मौजूद है वह आपके लिए पर्याप्त होगा। फल सब्जी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी दवाइयाँ भी पहले से ही रख दी गई हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रामनारायण जी ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर से वे लोग वाहन में बैठकर चले गए। प्रभु की लीला ऐसी थी कि 1 सप्ताह बीत गया लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। आखिरकार उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के पास फल बेचने का कार्य प्रारंभ दिया। वे अतीत की यादों में खोए हुए थे। तभी अचानक उनका फ़ोन बजा। बेटी अनीता का फ़ोन था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज़ सुनकर रामनारायण जी का मन भर गया। खुद को संभालते हुए वे बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। अनीता चिंतित स्वर में बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप यहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं? भोजन कैसे बना रहे हैं और बाकी के काम? रामनारायण जी रंधे हुए स्वर में बोले, अरे बेटी, तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ ने जाने के बाद मैंने खाना बनाना, बर्तन धोना और साफ़ सफाई करना सब सीख लिया है। अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या कठिनाई है। यह सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू बहने लगे। जिन पिता को कभी 1 गिलास पानी तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वे आज घर का हर काम स्वयं कर रहे हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई और वह कुछ न कह सकी, बस चुपचाप फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब नारायण जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वे सोचने लगे, इतनी सुबह कौन आ सकता है? बच्चे तो घर पर हैं ही नहीं और मुझसे मिलने कौन आएगा? दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी अनीता को खड़ा देखकर वे अचंभित रह गया। इतने लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखें भर आई। अरे बेटी, तुम? तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, नानू नानू। वे उनकी टांगों से लिपट गए। रामनारायण जी ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया, प्यार से उनका माथा चूमा और बोले, आओ न बच्चों, अंदर आओ। कितने वर्षों बाद तुम्हें अपनी आंखें के सामने देख रहा हूँ, वरना अब तक तो बस वीडियो कॉल पर ही बातें होती थी। यह कहते कहते उनकी आवाज़ भावुक हो गई। अनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आती। भाभी ने मेरे साथ जो किया वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई, इसलिए चाहकर भी अपने मायके की चौखट पर कदम नहीं रख पाई। लेकिन आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी। तभी उसका पति बोला, पिताजी, क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेटी दामाद के अपने तत्व भरे शब्द सुनकर रामनारायण जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने भराया स्वर में कहा, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियाँ ही तो घर की रौनक होती हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी यह सब बातें कभी नहीं समझेगी। बातें चल ही रही थी कि तभी अनीता के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। यह सुनकर रामनारायण जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्रीति पहले ही बिस्कुट, मठरी और बाकी के नाश्ते अलमारी में रखकर ताला लगा चुकी थी। उसी समय अनीता भी रसोई में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रामनारायण जी उदास स्वर में बोले, क्या बताऊं बेटी, अपनी पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं एक भिखारी बन चुका हूं। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अनीता तुरंत बोली,
अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, आपकी यह समस्या मैं 1 मिनट में दूर कर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल व कुछ स्नैक्स मंगवा लिए। पहले सबने मिलकर फल खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए, फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर राम नारायण जी अपनी सारी चिंताएं भूल गए। शाम के समय जब उनके मित्र मिलने आए तो बोले, अरे वाह क्या बात है, अनीता बिटिया आई है। राम नारायण जी मुस्कुराकर बोले, आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना जीवंत हो गया है। अनीता तुरंत उनके लिए चाय बनाने चली गई। तभी उनके दोस्त बोले, राम नारायण, तुम्हारी बहू के रहते हुए आज तक इस घर में मुझसे पानी तक नहीं पूछा गया और आज तुम्हारी बेटी खुद चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर अनीता हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। फिर वे बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिताजी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। या तो तुम अपने पिता का ख्याल रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। उनके दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। उधर नानी के घर में रहते हुए रोहित का बेटा मयंक मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक वह चिल्ला पड़ा, अरे मम्मी देखो दादू, यह तो दादू हैं। देखा? प्रीति ने तुरंत कहा, अच्छा दिखाओ तो, कहाँ है? मयंक ने मोबाइल में एक वीडियो चला दी। यह वही वीडियो थी जिसे उस स्थानीय समाचार रिपोर्टर ने आंधी तूफान के दौरान रिकॉर्ड किया था, जिसमें राम नारायण जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो के शीर्षक में लिखा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेती, पेट की आग उम्र नहीं देखती। यह देखकर प्रीति की होश उड़ गए। उसने तुरंत वीडियो रोहित को दिखाई और बोली, देखो यह गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी, हमारे पीठ पीछे पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं। आखिर हमने क्या कमी छोड़ी थी? रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं, यह मेरे पिताजी नहीं हो सकते। प्रीति बोली, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मैं अभी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। यह कहते हुए प्रीति ने तुरंत राम नारायण जी को फ़ोन लगाया। पिताजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं? राम नारायण जी चौंक गए और बोले, लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? प्रीति तैस में आकर बोली, अच्छा अब अनजान मत बनिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बना दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही राम नारायण जी घबरा गए। प्रीति ने गुस्से में कहा, आपसे तो मैं आकर बात करूंगी। हमारे लौटने से पहले घर की पूरी सफाई रखिएगा। वह यह सब कह ही रही थी कि तभी अनीता के बच्चे शोर मचाने लगे। यह पीछे इतनी हलचल कैसी हो रही है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने ही किसी को बुला लिया है? प्रीति की आवाज़ तेज हो गई, बताते क्यों नहीं? राम नारायण जी हड़बड़ा गए और बोले, वो प्रीति चिढ़कर बोली, अच्छा साफ साफ बताते क्यों नहीं, आखिर चल क्या रहा है? तभी अनीता आगे आई और बोली, पिताजी मुझे फ़ोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। अनीता ने फ़ोन लिया और शांत स्वर में कहा, क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रीति आग बबूला हो गई। अच्छा, पहले तो तुमने हमारे घर से चोरी की और अब हमारे गैर मौजूदगी में हमारे घर को लूटने आ गई हो? किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी थी तो अब अचानक मेरे घर क्यों चली आई? अनीता ठहर कर बोली, आपका घर क्यों? क्या यह घर मेरा नहीं है? अगर मैं नाराज हुई भी थी तो आपसे थी, अपने पिता से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके में हैं तो वहीं शांति से रहिए, यहाँ बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति गुस्से में बोली, फ़ोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। अनीता ने ठंडे स्वर में कहा, जो करना है कर लो। यह कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया।
यह सुनकर राम नारायण जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। कांपते हुए बोले, बेटी तूने यह क्या कर दिया? तेरा भाई भाभी यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। अनीता ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी इसमें डरने की क्या बात है? यह घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या आप ये बात भूल गए? फिर उसने उनकी ओर देखा और स्नेह से कहा, अब यह निर्णय आपको स्वयं लेना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं या अपनी शेष जिंदगी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। बेटी की बात सुनकर राम नारायण जी गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को घर बुलाया और पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब प्रीति ने रोहित को फोन कर सारी बात बताई तो वे दोनों अगले ही दिन बेटे को लेकर घर लौट आए। आते ही प्रीति गुस्से में ननद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से। रोहित ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि भाभी पर आई हैं, लेकिन कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफ समझोगे, लेकिन आपने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। तभी मयंक स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, रसोई में इतना सारा सामान पड़ा है। प्रीति बोली, वह सब मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब राम नारायण जी का धैर्य जवाब दे चुका था। गुस्से से कांपती आवाज में बोले, बेशरम औरत, ना तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज सिखाई। आज तक मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन कर रहा था, लेकिन अब नहीं। यह घर मेरा है और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। रोहित गुस्से में बोला, पिताजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? राम नारायण जी ने अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। रोहित गुस्से में बोला, आप चाहे जो कर ले, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील साहब भीतर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? यह घर आज भी आपके पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनकी पेंशन के पैसे भी अपने पास रखते हो। यह तो सरासर अन्याय है। यह सुनकर रोहित आश्चर्यचकित रह गया। तभी वकील ने अदालती दस्तावेज उसके हाथ में थमा दिए और बोले, 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा और अब तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने इस्तेमाल किए हैं वो भी उन्हें लौटाने होंगे, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही रोहित और प्रीति के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर रोहित ने प्रीति को इशारा किया और दोनों अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन इस बार राम नारायण भी भावनाओं के बहने में नहीं थे। वे बुलंद आवाज में बोले, यह नाटक किसी और के सामने करना। लेकिन राम नारायण जी ने मना कर दिया। वे बोले, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी है और वैसे भी बेटी के घर माता पिता को रहना उचित नहीं रहता। अनीता ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उसने घर के ऊपरी हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया जो दिन भर उनकी सेवा करता और रात में भी उनका ख्याल रखता था। रोहित और प्रीति को उनके कर्मों का फल मिला। उधर अपने पिता के साथ अन्याय करने के बाद भला रोहित और प्रीति कैसे सुख शांति के जीवन बिता सकते थे? उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा हुआ। उसका हंसता खेलता परिवार उसकी ही गलती की वजह से उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास ससुराल था, ना ही मायका था। मायके की चौखट पर खड़ी प्रीति के पास पछतावे के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह प्रायश्चित का समय था। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, जब मैंने दूसरों पर अन्याय किया तब मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आज जब मैं स्वयं यह सब झेल रही हूँ तब समझ आ रहा है कि तेरा न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ
कि मेरी गलती के लिए क्षमा कर और आगे से मुझे सद्बुद्धि देना प्रभु, की लीला अपरंपार है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे वह 5 बातें जो माँ बाप के जिंदा रहते समझ लेना चाहिए। पहली बात, समय देना सीखें, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब समय ही नहीं रहेगा। आज हम अपने कैरियर, कार्य और मित्र में इतने व्यस्त रहते हैं कि माता पिता के पास बैठने का अवसर ही नहीं निकालते। हम सोचते हैं कि कल समय निकालेंगे, मगर वह कल कभी आता ही नहीं, और जब वह दिन आता है तब वे हमारे साथ बैठने के लिए नहीं रहते। दूसरी बात, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, अन्यथा आप उनकी उदासी का कारण बन सकते हैं। माता पिता की खुशियों की कोई बड़ी मांग नहीं होती। उन्हें कोई आलीशान मकान या महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी उनके पास बैठकर कुछ समय बिताएं, 2 बातें करें और उनका हाल चाल पूछें। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तीसरी बात, उनकी भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा एक दिन आपकी भावनाओं को कोई भी समझने वाला नहीं रहेगा। माता पिता उम्र दराज हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं सदा युवा रहती है। जब वे कोई बात कहते हैं तो उन्हें हल्का में न लें। उनके अनुभवों को उपवास का विषय न बनाएं, अन्यथा जब आपकी बारी आएगी तब कोई आपकी भी नहीं सुनेगा। चौथी बात, अपने निर्णयों में उन्हें शामिल करें, अन्यथा एक दिन आपके फैसले उनके लिए पराये हो जाएंगे। हम अपने कैरियर, विवाह, घर, वाहन आदि का निर्णय स्वयं ही ले लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी राय भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन वे भी अपने आप को आपके निर्णय से अलग कर लेंगे, और तब उनकी अनुपस्थिति आपको महसूस होगी। 5वीं बात, अपने माता पिता को बोझ मत समझें, अन्यथा एक दिन आपको स्वयं अपना ही अस्तित्व भार लगने लगेगा। आजकल कई लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं, यह कहकर कि अब वे उनके बस की बात नहीं। मगर याद रखें, समय का चक्र घूमता रहता है। जो आज आपको भार लगते हैं वही कल आपको सल बन सकते थे, और जब आपकी बारी आएगी तब संभवतः कोई आपके साथ भी खड़ा ना हो। माता पिता का महत्व तब समझ में आता है जब वे हमारे पास नहीं रहते, लेकिन तब पछताने से कुछ भी वापस नहीं आता। यदि आपकी माता आज भी आपके लिए भोजन बनाती हैं, यदि आपके पिता आज भी आपकी चिंता करते हैं, तो आप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस सौभाग्य की कद्र करें, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ रहने वाला नहीं है। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो शायद अपने माता पिता के महत्व को भूल चुके हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कथा, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप इससे गहन सीख प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।